हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेज में जो क्वेश्चन सोल्व करे थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे लेकर चलते हैं। तो जो क्लासेज हमारी चल रही है आरआरबी एग्ज़ाम के प्रीवियस एमसीक्यूज़ की, तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन सेशन हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिंथेसिस होता है? तो ऑक्सीटोसिन के सिंथेसिस की बात करें तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहाँ होगा? पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियो हाइपोथैलेमस से होगा। कहाँ से होगा? पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियो हाइपोथैलेमस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मसल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्पेनॉइड बोन टू द मैंडिबल। स्पेनॉइड बोन से लेकर मैंडिबल तक एक्सटेंड होने वाली मसल्स का नाम क्या है? तो इस बोन का नाम है पेट्रिगोइड मसल्स। कौन सी मसल्स हैं? पेट्रिगोइड मसल्स है। स्पेनॉइड बोन से लेकर मैंडी तक एक्सटेंड वाली जो मसल्स है उसको बोलते हैं पेट्रिगोइड मसल्स। वही हम बात करें नेक्स्ट मसल्स की, मैजेस्टर मसल्स। मैजेस्टर मसल्स कहाँ से एक्सटेंड होती है? ये होती है जाइगोमैटिक आर्च से एक्सटेंड होएगी और कहाँ तक जाएगी? ये मैंडिबल तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? ये मैंडिबल तक जाएगी। जाइगोमैटिक आर्च से स्टार्ट होएगी और मैंडिबल तक जाएगी। मैजेस्टिक मसल्स को चिविंग मसल्स भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? चिविंग मसल्स भी बोलते हैं। वही हम बात करें नेक्स्ट स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स की, तो स्टेनोक्लेडोइड मेस्टोइड मसल्स ये पाई जाती है नेक में। कहाँ पाई जाती है? ये नेक में पाई जाती है, यानी कि जो नेक है इसके दोनों साइड में ये पाई जाएगी। और कहाँ से एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाएगी? ये स्टर्नम से एक्सटेंड होकर स्टर्नम से लेकर कहाँ तक पहुँचेगी? ये क्लेविकल तक रहती है। स्टर्नम से लेकर क्लेविज तक आपको अटैच होते देखने को मिलेगी। वहीं बात करें हम ट्रेपेजस मसल्स, तो ये पाई जाएगी अपर बैक एंड नेक। अपर बैक और नेक में पाई जाने वाली मसल्स है। बैक और नेक में जो पाई जाने वाली मसल है वो ट्राइपेजिस मसल्स है। तो यहाँ पर आपके 4 मसल्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज किडनी लोकेटेड। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? तो किडनी का जो लोकेशन स्थान है वो है फ्लैंक रीजन में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है एब्डोमेन। तो कहाँ होगी? ऑप्शन के हिसाब से एब्डोमेन में। और जहाँ पर ये रिलीज होती है उसको बोलते हैं फ्लैंक रीजन बोलते हैं, यानी कि जस्ट बिलो द रिब्स केज into the back of torso। तो कहाँ पाई जाएगी? जस्ट बिलो द रिब्स केज ऑफ इनटू द बैक ऑफ टॉर्सो में ये पाई जाएगी। उसको हम बोलते हैं फ्लैंक रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट इज। इन्फेंट के लिए जो साइकोसोशल डेवलपमेंट है वो कौन सी होती है? तो साइकोसोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इरिक्सन ने क्या दिया? साइकोसोशल डेवलपमेंट दिया, थ्योरी दी। ये जो थ्योरी जो दी है वो कौन सी दी है? साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? तो इरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी। इसने पूछा कि इस थ्योरी के हिसाब से इन्फेंट स्टेज कौन सी होती है? तो जो इन्फेंट की जो स्टेज होती है वो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। इन्फेंट की जो स्टेज है वो कौन सी है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। वही हम बात करें
ऑटोनोमस वर्सेज सेम एंड डाउट ऑटोनोमस वर्सेज सेम एंड डाउट, ये होती है 18 से 3 महीने की, 18 मंथ से लेकर 3 ईयर तक, 18 महीने से लेकर 3 ईयर तक, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। आगे बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। जो इरिक्सन है, इसने थ्योरी दी साइकोसोशल डेवलपमेंट। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि जो हमें देखने को मिलती है इन्फेंट में, वो कौन सी होती है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। सेकंड की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। वहीं बात करें प्रीस्कूलर, तो प्रीस्कूलर में कौन सी होती है? इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। वही बात करें अपन फोर्थ, यानी कि स्कूल एज, तो स्कूल एज में कौन सी होती है? इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी, पांचवी की हम बात करें 12 से 18 ईयर, ये होती है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूज़न, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूज़न। 6 की बात करें तो ये होती है 19 से 40 साल तक, 19 से 40 साल तक। और इसमें कौन सी आती है? 19 से 40 साल में इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, इंटीमेशन वर्सेज आइसोलेशन। वहीं नेक्स्ट बात करें हम 7, ये होती है 40 से 65 ईयर के एज में। इसके अंदर आती है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। और जो लास्ट स्टेज है वो है अबाउ 65 प्लस ईयर, वो है इंटेग्रिटी वर्सेज डेस्पेयर, इंटेग्रिटी वर्सेज डेस्पेयर। तो ये जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये इरिक्सन के द्वारा दी गई और इसमें सभी एक बर्थ से लेकर 65 प्लस ईयर तक के जो स्टेजेज है वो बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द एज कंप्लीशन ऑफ, कब देंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कब स्टार्ट करेंगे? तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, मदर का मिल्क होता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग हम कब तक देंगे? 6 मंथ तक देंगे। 6 मंथ के बाद हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करेंगे तो 2 साल तक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ हमें क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्यूनाइजेशन इज गिवन एट बर्थ? एट बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो एट बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? BCG वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस ए, ये 12 से 23 मंथ में दी जाती है। BCG के साथ हम OPV भी देंगे और
हेपेटाइटिस बी भी देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ कौन कौन सी दी जाएगी, OPV, हेपेटाइटिस बी और BCG। और हेपेटाइटिस ए कब दिया जाएगा, 12 से 23 महीने के। DPT कब देते हैं, DPT देते हैं 16 से 24 मंथ। फर्स्ट बूस्टर, और वहीं बात करें हम सेकंड बूस्टर DPT की, तो ये दी जाती है 5 to 6 ईयर सेकंड बूस्टर। MMR दी जाती है, MR दी जाती है 9 से 12 मंथ में। तो ठीक है, तो BCG 8 बर्थ देते हैं, हेपेटाइटिस ए देते हैं 12 से 24 महीने में, DPT देते हैं 16 से 24 महीने में फर्स्ट बूस्टर और 5 से 6 साल में सेकंड बूस्टर, और MR दी जाती है 9 से 12 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज द डेमेंशिया एसोसिएटेड विद asymmetric atrophy of the front and temporal lobe? इनमें से कौन सी डिजीज में asymmetrical atrophy पाई जाती है डेमेंशिया के साथ, जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में? तो कौन सी डिजीज है जिसमें क्या पाई जाएगी, asymmetric atrophy देखने को मिलेगी, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब है। तो कौन सी डिजीज है, पिक्स डिजीज है। पिक्स डिजीज क्या है, ये सिमिलर अल्जाइमर डिजीज के जैसे होती है। अल्जाइमर जो डिजीज होती है उसके जैसे सेम होती है पिक्स डिजीज। वहीं बात करें हम वेस्कुलर डिजीज, वेस्कुलर डिजीज क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है। हंटिंगटन्स डिजीज ये इनहेरिटेंटरी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होती है वो ब्रेन के अंदर ब्रेकडाउन होने लग जाती है। और जैकॉब्स डिजीज भी डिजनरेटिव डिजीज है। क्या है ये, डिजनरेटिव डिजीज है। जो डेमेंशिया इसमें हो सकता है, डेमेंशिया इसमें हो सकता है, या फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो डिजनरेटिव डिजीज है किसकी, ब्रेन की, ब्रेन डिसऑर्डर की डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें डेमेंशिया हो सकता है या लास्ट में क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इज ऑल्सो नोन एज, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इज ऑल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम किस नाम से जाना जाता है, बर्गर डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्या है बर्गर डिजीज, वेस्कुलर डिजीज है। क्या है ये, वेस्कुलर डिजीज है जो अफेक्ट करती है किसको, मीडियम और स्मॉल आर्टरीज को। क्या करती है, मीडियम और स्मॉल जो आर्टरीज होती है उनको क्या करती है, अफेक्ट करती है। स्पेशली कहाँ की, फीट्स की आर्टरीज या फिर हैंड की जो आर्टरीज होती है उनको अफेक्ट करती है, उसे हम बोल के बर्गर डिजीज़ बोलेंगे। अधिकतर ये उन लोगों में पाई जाती है जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। 20 से 40 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जो हैवी स्मोकिंग करते हैं। वही हम बात करें मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या है, एक डिसऑर्डर है जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, ये डिसरप्ट करता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति में फूड के द्वारा एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अगर मान लो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब्ड हो जाए तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलेंगे। वहीं बात करें आर्टेरियल फ्लटर्स डिजीज़, हार्ट चैम्बर की डिजीज़ है ये क्या है, जो हार्ट चैम्बर हैं उसकी डिसऑर्डर है, हार्ट चैम्बर की डिजीज आर्टेरियल फ्लटर। इस पे क्या होता है कि जो चैम्बर क्विकली क्या करने लग जाता है, क्विकली बीट करने लग जाता है। क्या करता है,
क्विकली बीट करने लग जाता है। और एरोटिक और लास्ट है एरोटिक ऑब्लिटरेंस, ये भी आर्टरीज की डिसऑर्डर है जो एब्डोमिनल एरोटा को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन को अदर किस नाम से जाना जाता है? तो पायरोडॉक्सिन को हम अदर किस नाम से जानते हैं? पायरोडॉक्सिन को हम अदर नाम से जानते हैं विटामिन B6 के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 को हम क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्सिन बोलेंगे। वहीं बात करें विटामिन B2 की। विटामिन B2 मतलब किस नाम से बोलेंगे इसको? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 कोबालामाइन। विटामिन K फाइटोनाडियोन। फाइटोनाडियोन। वही हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉप्लिक स्पॉट इज द टिपिकल साइन ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट किसका टिपिकल साइन है? कॉप्लिक स्पॉट है वो किसका है? मीजल्स का टिपिकल साइन है। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है? ग्रेविश एंड वाइट डॉट्स दिखाई देते हैं। जो बक्कल म्यूकोसा होता है उसके अंदर ग्रेविश और वाइट डॉट्स दिखाई देते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम MMR का वैक्सीन लगाते हैं। इसका वैक्सीन लगाते हैं MMR का। जो फर्स्ट डोज होती है वो लगाते हैं हम 12 से 15 महीने में। 12 से 15 महीने में। और सेकंड डोज हम लगाते हैं 6 ईयर एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी इज नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इनमें से कौन सी कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं? तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कौन सी है? मुडालियार कमेटी। मुडालियार कमेटी को हम किस नाम से जानते हैं? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। वहीं बात करें हम बोर कमेटी की, तो बोर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। जो मुडालियार कमेटी है इसका गठन कब हुआ? 1959 में। और जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है यानी कि बोर कमेटी है, इसका डेवलपमेंट हुआ 1943 में। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं कि मुडालियार कमेटी को किस नाम से जानते हैं? तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। और बोर कमेटी को किस नाम से जानते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। वहीं बात करें हम श्रीवास्तव की, तो श्रीवास्तव जी ने दी जो ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी किसने दी? श्रीवास्तव जी। वहीं करतार कमेटी की बात करें तो करतार जो कमेटी थी वो मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। क्या था? कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट्स फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट्स है जो साउंड वाइब्रेशन ट्रांसमिशन करता है? कौन सा पार्ट करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करता है। कौन सा करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करता है। ईयर की हम बात करें तो ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया एक्सटर्नल ईयर हो गया, एक हो गया मिडल ईयर और एक हो गया इनर ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर है इसके अंदर ऑरिकल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ऑरिकल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किसके अंदर पाया जाएगा? एक्सटर्नल ईयर के बाद। वहीं हम बात करें मिडल ईयर, तो मिडल ईयर क्या है? स्मॉल एयर फील्ड कैविटी है। क्या है? स्मॉल एयर फील्ड कैविटी है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैब्रिंथ के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? लेब्रिंथ के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि लेब्रिंथ को ईयर के कौन से पार्ट को जानते हैं? तो मिडल ईयर को हम क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ बोलते हैं। वही बात करें इनर ईयर की, तो इनर ईयर में जो बोन्स होती है वो पाई जाती है। जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस बोन्स होती है वो इनर ईयर में पाई जाएगी, और साथ में स्टिचियन ट्यूब भी किसके अंदर पाई जाएगी? इनर ईयर के अंदर ही पाई जाएगी। तो बोन्स और साथ में स्टिचियन ट्यूब होती है वो इनर ईयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन एट द एज आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा लेंस है जो मिडल से ज़्यादा मोटा एज में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा लेंस है जो मिडल से ज़्यादा मोटा कहाँ पाया जाएगा? एज में पाया जाएगा। वह है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस होता है जो मिडल से ज़्यादा एज में मोटा पाया जाता है। वही बात करें हम कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो थिकर होता है। क्या होता है? थिकर कहाँ पर होता है? एट सेंटर में क्या होता है? थिकर होता है। और थिनर कहाँ पे होता है? एज के अंदर थिकर होएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस मोटा होता है सेंटर के अंदर और पतला होता है एज में, और कॉन्वेक्स लेंस मोटा होता है एज में और पतला होता है बीच में। वहीं बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो जियोमेट्रिक शेप का होता है। क्या होता है? जियोमेट्रिक शेप का होता है। और प्लेन मिरर आपने देखा होगा, फ्लैट सरफेस जो होती है, फ्लैट जो सरफेस होती है वो किसकी होती है? प्लेन मिरर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। हेल्प सिंड्रोम किसकी कॉम्प्लिकेशन है? तो हेल्प सिंड्रोम किसकी कॉम्प्लिकेशन है? जब भी किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर उसको क्या कहा जाएगा? प्री इक्लेम्पसिया हो जाएगा। प्री इक्लेम्पसिया हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो जो रिस्क, ज़्यादा रिस्क होता है उस व्यक्ति को, हायर रिस्क होता है किसका? हेल्प का। हेल्प सिंड्रोम का सबसे ज़्यादा होने की संभावना किसमें रहेगी? प्री इक्लेम्पसिया वाले फीमेल्स में रहेगी। अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है डिलीवरी के दौरान, तो सबसे ज़्यादा उसको होने वाला रिस्क कौन सा है? हेल्प सिंड्रोम है। हेल्प सिंड्रोम मतलब hemolysis, elevated liver enzyme and low platelets count, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। हेल्प hemolysis, elevated liver enzyme and low level प्लेटलेट्स काउंट, इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्प सिंड्रोम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं अदर ऑप्शंस की बात करें हम, ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर है। वहीं बात करें हम हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस क्या है? स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाएगा? हेपेटाइटिस कहलाएगा।
हेपेटाइटिस भी अलग अलग टाइप का क्लासीफाई किया गया है, ए, बी और सी। सी मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक इन्फ्लामेशन होती रहती है तो वो क्या कहलाएगा, हेपेटाइटिस सी। और इसी को क्या कहेंगे हम, सिरोसिस ऑफ लीवर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सिरोसिस ऑफ लीवर कहेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर कहेंगे। यानी किसी व्यक्ति को क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हेपेटाइटिस सी होने की संभावना रहती है और इसी को क्या कहेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। इनमें से कौन सी कंडीशन को हम ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। तो ट्राइसोमी 21 कौन सा है, डाउन सिंड्रोम है। वही इनके बारे में हम बात करें, कुजिंग सिंड्रोम, एडिसन सिंड्रोम, ग्रेविस डिजीज। एडिसन कुजिंग की हम बात करें तो कुजिंग क्या है, एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। क्या है ये, हार्मोनल डिसऑर्डर है। क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में कोर्टिसोल हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में कोर्टिसोल जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कोर्टिसोलिज्म। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कोर्टिसोलिज्म बोलते हैं। तो कुजिंग सिंड्रोम क्या है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है। उसी कंडीशन, कोर्टिसोल किसके द्वारा रिलीज होता है, कोर्टिसोल कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है, एड्रिनल के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ज़्यादा अमाउंट में कोर्टिसोल का सिक्रेशन होने लगेगा। उसी कंडीशन को हम क्या है, कुजिंग सिंड्रोम कहेंगे और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, हाइपर कोर्टिसोलिज्म के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करें एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ क्या है, ये रेयर डिसऑर्डर है लेकिन क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है ये, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो जो कोर्टिसोल प्रोडक्शन करती है, उस कोर्टिसोल प्रोडक्शन का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब कोर्टिसोल हमारी बॉडी में क्या काम करता है, कोर्टिसोल हमारा काम करता है हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ में क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। तो अगर कोर्टिसोल का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगी, एडिसन डिजीज हो जाएगी। और ये क्या है, रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। वही नेक्स्ट हम बात करें ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम क्या होता है, मिस्टेकली अटैक होता है, किसमें, थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है। क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है। और थायराइड ग्लैंड को अगर अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, थायराइड हार्मोन्स क्या होंगे, सिक्रेट हो जाएंगे। और थायराइड हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, हाइपर थायरोडिज्म हो जाएगा। व्यक्ति को क्या हो जाएगा, हाइपर थायरोडिज्म। और हाइपोथायरोडिज्म के कारण जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं वो ग्रेव्स डिजीज में हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी संरचना की बात करें तो कौन सी है, पी सेप्ड। वहीं हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड,
तो ये कौन सी ग्लैंड है? सुप्रारीनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड कौन सी है? सुप्रारीनल ग्लैंड है। इसकी संरचना ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर इसकी शेप है। कहाँ पाई जाएगी ये? टॉप ऑफ ईच किडनी। कहाँ पाई जाएगी? टॉप ऑफ ईच किडनी पाई जाएगी। वहीं हम बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड, 4 इनकी जो नंबर्स होते हैं वो 4 होती है। कहाँ पाई जाएगी ये? बिहाइंड द थायरॉयड, थायरॉयड के सामने पाई जाएगी। कहाँ पर? नेक में। कहाँ पर पाई जाएगी? नेक में। ये भी पी शेप्ड होती है, पी शेप्ड होती है। वहीं बात करें हम थायरॉयड ग्लैंड की, तो ये बटरफ्लाई शेप्ड की होती है और कहाँ पाई जाएगी? नेक में पाई जाएगी। तो ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, people who are organized and have a strong sense of duty are considered as personality type. लोगों के द्वारा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गेनाइज डेवलप करना किस प्रकार का पर्सनालिटी टाइप है? तो किस प्रकार का पर्सनालिटी टाइप है? कॉन्साइंशियसनेस। कौन सा है? कॉन्साइंशियसनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का अदर नेम क्या है? पैरानॉइड डेल्यूजन। पैरानॉइड डेल्यूजन को हम क्या बोलते हैं? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेकेंड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल? एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगेगा? 0.8 सेकेंड लगता है एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज? प्लियोमॉर्फिज्म इनमें से किस डिजीज में देखने को मिलती है? पहले तो बात करें प्लियोमॉर्फिज्म। देखो, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है occurrence of multiple structural form during the life cycle of organism। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल होता है उसके दौरान उनकी बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिलना। ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी संरचनाएं हमें देखने को मिलना, उसे क्या बोलेंगे? प्लियोमॉर्फिज्म को लेंगे। और प्लियोमॉर्फिज्म कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा? चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। तो चिकन पॉक्स में हमें क्या देखने का है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीरियर फोंटेनलीज? एंटीरियर फोंटेनलीज की शेप क्या है? एंटीरियर फोंटेनलीज की जो शेप है वो है डायमंड शेप। एंटीरियर फोंटेनलीज को हम ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से सूचर से मिलकर बना होता है ये? सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर से मिलकर बना होता है। इसका जो ओसिफिकेशन टाइम है वो होता है 12 से 18 मंथ। वहीं बात करें हम पोस्टीरियर फोंटेनलीज की। पोस्टीरियर फोंटेनलीज ट्रायंगुलर शेप का होता है। क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का। इसको लैम्बडा के नाम से जानते हैं। और ये सेजाइटल और लैम्बडोइडल सूचर से मिलकर बना होता है। सेजाइटल और लैम्बडोइडल सूचर से मिलकर बना होता है। और ये बर्थ के 2 मंथ्स के अंदर अंदर क्या हो जाता है? ये ओसिफाई
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स? शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन सी हैं? तो शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है? हाइड्रोकोर्टिसोन। कौन सा है? हाइड्रोकोर्टिसोन। वहीं हम बात करें बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन की, तो ये कौन सा है? लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन से हैं, तो लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड है बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। वहीं बात करें हम इंटरमीडिएट एक्टिंग की, इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे प्रेडनिसोन, प्रेडिनिसोन, प्रेडिनिसोलोन, प्रेडिनिसोलोन, ये कौन से हैं? इंटरमीडिएट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। तो लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएंगे डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन, शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएंगे हाइड्रोकोर्टिसोन और इंटरमीडिएट में आ जाएंगे प्रेडिनोसोन और प्रेडिनोसोलोन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पोजीशन विल यू चेंज ए क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक? एक पेशेंट है जो हाइपोवोलेमिक शॉक में है, तो आपको उसको कौन सी पोजीशन दोगे जिससे वो ठीक हो जाए? तो हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट को हम हमेशा क्या देंगे? ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन देंगे। वहीं हम बात करें सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन कब देंगे हम? जब किसी पेशेंट में मेल में क्या करना हो, हमें कैथेटराइजेशन करना हो। किसी मेल पेशेंट में हमें क्या करना है? कैथेटराइजेशन करना हो, वाइटल साइन चेक करने हो, तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे? उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन कब देंगे? जब उसमें हमें एनिमा लगाना हो, क्या लगाना हो? एनिमा लगाना हो, रेक्टल एग्जामिनेशन करने हो, रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, या फिर रेक्टल टेम्परेचर हमें लेना हो, तो कौन सी पोजीशन देंगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। जब हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट को हम ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी जरूरी है। अगर किसी पेशेंट की हेड, ऑब्लिक नेक या फिर बैक इंजरी हुई है, क्या हुई है? बैक इंजरी हुई है, ऐसे पेशेंटों को हम क्या नहीं देंगे? ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन नहीं देंगे। तो हेड, नेक और बैक इंजरी वाले पेशेंटों में ट्रेंडेंसबर्ग क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? व्हाट इज नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, दो प्रेशर होते हैं। अगर हम बात करें सिस्टोलिक की और वहीं बात करें हम डायस्टोलिक की, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। ये क्या है? डायस्टोलिक है। वहीं हम बात करें पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे? पल्स प्रेशर कहेंगे। ये नॉर्मल कितना होता है? 40 mm Hg। जैसे मान लो 120 तो क्या है? सिस्टोलिक है और 80 क्या है? डायस्टोलिक। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पल्स प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक फिल्ट्रेशन इन टिश्यूज एंड नेक्रोसिस फॉर्मेशन इज नोन एज? नेक्रोसिस फॉर्मेशन
और न्यूट्रोफिलिक फिल्ट्रेशन टिश्यूज के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्सेस फॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसको? एब्सेस फॉर्मेशन। सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस क्या है? सेलुलाइटिस एक डिसऑर्डर है किसका? डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज होता है उनमें देखने को मिलता है। वही हम बात करें बैक्टीरियसीमिया, यानी कि ब्लड जो सर्कुलेशन है उसके अंदर वाइबल बैक्टीरिया प्रेजेंट होना, क्या होना? वाइबल बैक्टीरिया प्रेजेंट होना बैक्टीरियसीमिया कहलाएगा। वही बात करें हम सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड किसमें होना? ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होना, क्या कहलाएगा? सेप्टिसीमिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आई स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड टू द ब्रेन? ऐसी को आई की कौन सी संरचना है जो स्टिमुलाई को रिसीव करती है और ब्रेन तक सेंड करती है? तो कौन सी है? रेटिना। कौन सी है? रेटिना। रेटिना ही क्या करती है? स्टिमुलाई को रिसीव करती है और ब्रेन तक सेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट, कल भी हमने सोल्व किया था कि अम्बिलिकल के अंदर क्या पाया जाता है? 2 आर्टरीज और एक वेन पाई जाती है। 2 आर्टरी एंड 1 वेन, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी स्टेलिटी विटामिन इज नोन एज, एंटी स्टेलिटी विटामिन हम किसे कहते हैं? तो एंटी स्टेलिटी विटामिन हम किसे कहेंगे? विटामिन ई को कहेंगे। वहीं बात करें हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए को हम जानते हैं एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फेक्टिव। वही हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी को बोलते हैं हम एंटी रैकेट, एंटी रैकेट विटामिन। और विटामिन बी क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आते हैं। इसे बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे विटामिन इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मंथ्स द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू द बेबी? बच्चों को कितने महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए? तो बच्चों को 6 मंथ तक हम क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे। आफ्टर 6 मंथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अब इसको में स्टार्ट कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ 2 साल तक हमें क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्ट इन ए बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है? तो बेल्स पाल्सी के अंदर जो क्रेनियल नर्व होती है वो अफेक्ट होती है क्रेनियल नर्व 7। इसे हम क्या बोलते हैं? फेशियल। क्या बोलते हैं? फेशियल नर्व होती है। जो नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है, वो कितनी होती है? 12 होती है। टोटल कितनी होती है? 12 होती है। 9 की हम बात करें तो इसको बोलते हैं ग्लोसो फेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल। वही हम बात करें 4th की तो उसको बोलते हैं टोक्लियर। 12 की हाइपोग्लोसियल, हाइपोग्लोसल। और 7 को बोलते हैं फेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स? पब्लिक हेल्थ नर्स का मेन रोल क्या है? तो पब्लिक हेल्थ नर्स का जो मेन रोल है वो क्या है? फैसिलिटेटर रोल भी है, डेवलपमेंट रोल भी है और क्लिनिकल रोल भी है। तो चारों रोल किसके हैं? पब्लिक हेल्थ नर्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स इज नोन एज, एंटायर लंग्स को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे निमोनेक्टोमी। क्या बोलेंगे? निमोनेक्टोमी बोलेंगे। नेक्स्ट वहीं बात करें हम फ्लोरेक्टोमी, तो फ्लोरेक्टोमी क्या बोलेंगे? रिमूविंग पार्ट ऑफ द फ्लोरा, फ्लोरा का जो पार्ट होता है उसको रिमूव करना निमोनेक्टोमी कहेंगे। बबलेक्टोमी
बल्बेक्टोमी, बल्बेक्टोमी ऑल्फैक्टरी जो बब्स होते हैं उनको रिमूव करना, ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी जो बब्स होते हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाएगा, बल्बेक्टोमी। वहीं बात करें लोबेक्टोमी, लोबेक्टोमी यानी रिमूव ऑफ द लोब ऑफ द लंग्स, लोब ऑफ द लंग्स को रिमूव करना क्या कहलाएगा, लोबेक्टोमी कहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट, जो स्फेरिकल शेप की जो आईबॉल्स होती है उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुमन हु है जस्ट गिवन बर्थ टू ए बेबी टर्म, एक ऐसी महिला जो अभी अभी एक बेबी को जन्म दिया है, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे। तो जो टर्म होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ से लेकर टू फर्स्ट 6 वीक तक का जो समय होता है, बर्थ से लेकर फर्स्ट 6 वीक तक का जो समय होता है प्रेग्नेंट महिला के लिए, उसको बोलते हैं पर पेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर पेरा बोलते हैं। तो एक ऐसी महिला जिसने अभी बेबी को जन्म दिया उसको क्या कहेंगे, परपेरल वुमन कहेंगे। वहीं बात करें प्राइमरी ग्रेविडा, कंसीव्ड प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम, पहली बार जो महिला प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट महिला को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रेविडा बोलेंगे। पार्टूरेंट्स, पार्टूरेंट्स किसको बोलेंगे हम, ऐसी महिला जिन्होंने पहली बार बर्थ जन्म दिया है, किसी बच्चे को बर्थ दिया है, उसे हम बोलेंगे पार्टूरेंट। वही बात करें प्राइमरी पेवा, प्राइमरी पेरा, प्राइमरी पेरा कहेंगे ऐसी महिला जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और बच्चे को जन्म दे रही है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी पेरा बोलेंगे। वहीं नेक्स्ट हम बात करें ग्रेविडा, ग्रेविडा एक प्रेग्नेंट महिला है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविडा बोलेंगे। वहीं बात करें हम नल्ली ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा क्या बोलेंगे, ऐसी महिला जो कभी भी नेवर बीन प्रेग्नेंट, ऐसी महिला जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलेंगे, नल्ली ग्रेविडा। वहीं बात करें मल्टी ग्रेविडा, ऐसी महिला जो एक से ज़्यादा बार क्या हो गई है, प्रेग्नेंट, वन और मोर देन प्रेग्नेंट, ऐसे महिला को हम क्या बोलेंगे, मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, हेल्थ बिलीफ मॉडल किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, रोजेनस्टॉक इटिऑल के द्वारा किया गया, रोजेनस्टॉक के द्वारा हेल्थ बिलीफ मॉडल डेवलप किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें।